बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 के लेक्चर नंबर 4 के साथ हाजिर हैं। और आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है और आइसोमेरिज्म कितने किस्म का होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ कुछ और आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर कंटेंट्स देखते हैं जो आर्टिकल आज के लेक्चर में हमने पढ़ने जाने हैं जी। तो पहला जो आर्टिकल है जी जिसे हमें डिस्कस करना है वो तो आइसोमेरिज्म है। तो आइसोमेरिज्म कितने किस्म का होता है उसे हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे जी क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स को किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है और फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि अल्कोहल्स को किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है। तो ये 3 आर्टिकल्स हैं जो हमें आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करने हैं। नंबर 1 इज आइसोमेरिज्म एंड इट्स टाइप, और ये वो आर्टिकल है जिसका ताल्लुक चैप्टर नंबर 6 से है आप ही की किताब के। और अल्काइल हैलाइड्स का ताल्लुक, ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, क्योंकि इसका भी ताल्लुक आइसोमेरिज्म से है। तो ये है चैप्टर नंबर 8 का आर्टिकल है और क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स ये चैप्टर नंबर 9 का आर्टिकल है। तो आइसोमेरिज्म के साथ ही इन दोनों आर्टिकल्स को भी हम इंशाअल्लाह ताला पढ़ने जाएंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और हम अपने पहले टॉपिक पे बात करेंगे और हम बात करेंगे जी व्हाट इज आइसोमेरिज्म। तो ये आइसोमेरिज्म क्या होता है जी। तो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन अब आपके सामने है। मैं डेफिनेशन को रीड आउट करता हूँ, उसके बाद फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो वो सारे के सारे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम ना हो, तो वो सारे के सारे आपस में क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं। और ये जो फिनोमिना है कि जिसमें ऐसा कुछ होता है तो फिनोमिना क्या कहलाता है, वो फिनोमिना आइसोमेरिज्म कहलाता है जी। तो आप सिंपल क्या लिख सकते हैं जी, द फिनोमिना इन विच compounds have same molecular formula but different structural formula, this phenomena is known as isomerism। तो इस डेफिनेशन के अंदर ये बात भी लिखी हुई है जी कि ये स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट क्यों होता है। तो ये आगे लिखा हुआ है जी, द स्ट्रक्चरल फार्मूला इज डिफरेंट ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ग्रुप्स ऑफ एटम्स और पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है जी। तो एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम्स का मुख्तलिफ तरीके से अरेंज होना या मुख्तलिफ पोजीशन पे होना या डबल बॉन्ड का मुख्तलिफ पोजीशन पे होना, तो ये क्या करता है जी, ये स्ट्रक्चर के अंदर फ़र्क ले आता है और उस वजह से कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो जाता है जी, डिफरेंट हो जाता है। तो वो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, वो कंपाउंड आपके आइसोमर्स कहलाते हैं। और ये फिनोमिना क्या कहलाता है, ये फिनोमिना आइसोमेरिज्म कहलाता है जी। तो आइसोमेरिज्म को एक बार फिर सुन लें जी। तो आइसोमेरिज्म वो फिनोमिना है, वो मजहर है जिसके अंदर कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होने की वजह क्या होती है जी, कि एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स और मल्टीपल बॉन्ड, इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। और इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से वो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम होते हैं उनके स्ट्रक्चरल फार्मूले डिफरेंट हो जाते हैं जी। तो वो कंपाउंड्स आइसोमर्स कहलाते हैं और ये फिनोमिना आइसोमेरिज्म कहलाता है जी। तो आइसोमेरिज्म अब आप जान गए कि आइसोमेरिज्म क्या होता है जी। तो आइसोमेरिज्म कितने किस्म का होता है इसको हम देखने जा रहे हैं जी। और ये आपके जो कोर्स के अंदर है उसी के लिमिट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं जी। तो 4 किस्म की आइसोमेरिज्म ये आपके कोर्स का हिस्सा है जिन्हें हम डिटेल के अंदर पढ़ने जाएंगे। अब सबसे पहले किस्म की आइसोमेरिज्म है वो है जी चेन आइसोमेरिज्म। जो दूसरी किस्म की आइसोमेरिज्म है वो है जी पोजीशन आइसोमेरिज्म। जो तीसरी किस्म है वो है जी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और जो चौथी किस्म है जी वो है मेटामेरिज्म। तो 4 किस्म की आइसोमेरिज्म ये आपकी किताब के अंदर है और इन चारों किस्म की आइसोमेरिज्म को हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, डिस्कस भी करेंगे, फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे और एग्जाम्पल के साथ इस बात को हम समझेंगे जी। तो 4 किस्म के आइसोमेरिज्म को आपने पढ़ने जाना है। नंबर 1 इज चेन आइसोमेरिज्म, नंबर 2 पोजीशन आइसोमेरिज्म, नंबर 3 फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एंड नंबर 4 इज मेटामेरिज्म। ये क्या होती हैं इसको हम देखते हैं जी।
अच्छा जी, तो पहले किस्म की आइसोमेरिज्म डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज चेन आइसोमेरिज्म. So what is chain isomerism? So it is the phenomena in which compounds have same molecular formula but differs in the chain of carbon atoms. तो अगर compounds का molecular formula same हो लेकिन कार्बन की चेन मुख्तलिफ हो, कार्बन की चेन मुख्तलिफ होने का मतलब ये है जी कि स्ट्रेट चेन के अलावा उस स्ट्रेट चेन के अंदर ब्रांचेस भी हो और ब्रांचेस एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं जी. तो इसका मतलब ये है कि चेन में फ़र्क पड़ गया, क्योंकि अनब्रांच चेन और ब्रांच चेन ये एक दूसरे से क्या होती हैं जी, मुख्तलिफ होती हैं. तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हुआ, लेकिन चेन की शक्ल तब्दील होने की वजह से इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो गया जी, तब्दील हो गया. तो ये आइसोमर्स क्या कहलाते हैं, ये आइसोमर्स चेन आइसोमेर कहलाते हैं जी. और ये फिनोमेना क्या कहलाता है, ये फिनोमेना चेन आइसोमेरिज्म कहलाता है. तो चेन आइसोमेरिज्म वो फिनोमेना है जिसके अंदर कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास तो सेम होता है, लेकिन जो कार्बन एटम्स की चेन होती है वो क्या होती है जी, वो मुख्तलिफ होती है. यानी कहीं ब्रांच होती है और कहीं अनब्रांच होती है, जिसकी वजह से ये जो कंपाउंड्स हैं ये क्या कहलाते हैं, ये आपके चेन आइसोमर्स कहलाते हैं. और ये फिनोमेना क्या कहलाता है, ये फिनोमेना आपका चेन आइसोमेरिज्म कहलाता है जी. तो इसको अब हम एग्जाम्पल से इस बात को हम समझेंगे जी. और अब हम बनाने जा रहे हैं जी आइसोमर्स ऑफ पेंटेन. तो पेंटेन की मुख्तलिफ तरीके से चेन को ड्रॉ करने जा रहे हैं. तो पेंटेन का मतलब क्या है जी, ये 5 कार्बन है और पेंटेन का मतलब हुआ जी कि सारे के सारे कार्बन के दरमियान क्या है जी, सिंगल बॉन्ड है. और इसलिए ये आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मूला है CnH2n+2. तो C5 और 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है, 10 होता है. और +2 का मतलब क्या है जी, 12 हो गया. तो C5H12 ये किसका फार्मूला है जी, अल्केन का फार्मूला है. और ये CnH2n+2 ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फार्मूला होता है जी. तो पहला तरीका तो ये है कि आप स्ट्रेट चेन बना दें. तो इन 5 कार्बन को आपने स्ट्रेट फॉर्म के अंदर बनाया और आपने कार्बन की वैलेंसीज को पूरा कर दिया जी. तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका N पेंटेन कहलाएगा, या सिंपल आप इसको क्या कहते हैं जी, पेंटेन कहते हैं. दूसरा तरीका ये है कि आप इसके अंदर एक ब्रांच बनाएं. तो एक ब्रांच बनाने के लिए, क्योंकि देखिए कार्बन की तादाद और हाइड्रोजन की तादाद ये वेरी नहीं हो सकती. ये वेरी क्यों नहीं होगी, क्योंकि हम ये कह रहे हैं जी दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो देखिए यहाँ पे अगर आप गिने तो आपको 5 कार्बन नजर आ रहे हैं, और ये 3 2 5 और 2 7 और 2 9 और 3 12 आपको हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं. अब हमने क्या करना है जी, आप इसके अंदर एक कार्बन को कम करें, यानी 4 कार्बन करें और एक कार्बन को एज अ चेन बनाए जी. तो ये अब आपने क्या बनाया, ये आपने 4 कार्बन को ड्रॉ किया और सेकंड पे आपने क्या लगा दिया जी, मिथाइल ग्रुप लगा दिया. तो ये क्या कहलाता है, ये आपका आइसोपेंटेन कहलाता है. ये अगर आपको आयुबेक सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का नाम लिखने जा रहे हैं तो लॉन्ग चेन आपकी क्या है जी, ब्यूटेन है. और नंबरिंग वहां से होगी जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़े. तो ये सेकंड पोजीशन पे क्या पड़ रहा है जी, मिथाइल पड़ रहा है. इसलिए आपने इस कंपाउंड का नाम लिखा है 2 मिथाइल ब्यूटेन, जो इसका आयुबेक सिस्टम के तहत नाम है. मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक कर लेते हैं जी. तो ये 4 और 5 कार्बन आपको नजर आ रहे हैं, और ये 3 और 1 4 हाइड्रोजन, और 4 और 3 हो गए 7 हाइड्रोजन, और 7 और 2 कितने हो गए जी, 9 हाइड्रोजन, और उसके अंदर 3 मिलाए तो कुल कितने हैं जी, 12 हाइड्रोजन है. तो फार्मूला क्या है जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहा, सेम रहा, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो गया जी, डिफरेंट हो गया. ये तीसरा आइसोमर पॉसिबल है. और अब आप क्या करें जी कि हर तरफ ही ब्रांच लगा दें कार्बन के. तो आपने क्या किया जी, एक कार्बन बनाया और उसके आपने तीनों तरफ ब्रांचेस लगा दी, सॉरी चारों तरफ आपने ब्रांचेस लगा दी. तो ये क्या कहलाता है, ये आपका नियोपेंटेन कहलाता है. आयुबेक सिस्टम के तहत अगर आपको नाम लिखने जाना है तो आपने लॉन्ग चेन को सिलेक्ट किया. तो लॉन्ग चेन के अंदर कितने कार्बन आ रहे हैं, 3 कार्बन आ रहे हैं. गिनती करी तो 2 पे मिथाइल और 2 पे दूसरा मिथाइल पड़ रहा है. तो आपने इस कंपाउंड का नाम क्या लिखेंगे, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन इस कंपाउंड का नाम होगा. मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक कर लेते हैं जी. तो 5 कार्बन आपको वाज़े तौर पर नजर आ रहे हैं, एक कार्बन के चारों तरफ कार्बन है, तो ये 5 कार्बन हो गए. और ये जितनी भी ब्रांचेस हैं उनके अंदर 3 हाइड्रोजन है. तो ये 3 × 4 क्या हो गया, 12 हो गया. तो फार्मूला क्या है जी, C5H12 है. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है जी, लेकिन आपने क्या देखा जी कि स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है. यहाँ हमने क्या देखा जी कि सारे के सारे कार्बन एक ही चेन के अंदर थे. यहाँ हमने क्या देखा जी कि चेन शॉर्ट हुई और 4 कार्बन पे चली गई.
और एक क्या लग गई, एक इसके अंदर ब्रांच लग गई। उसके बाद हमने क्या देखा जी कि चेन मजीद शॉर्ट हुई और वो 3 कार्बन पे चली गई और इसकी 2 ब्रांचेस लग गई जी। तो ये आपके क्या है, बेसिकली चेन का फर्क है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, ये आपके चेन आइसोमर्स कहलाते हैं, जो हमने पेंटेन की एग्जाम्पल से डिस्कस किए। अच्छा जी, चेन आइसोमेरिज्म को एक और एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं और अब मैं जो इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ ये मैं ब्यूटेन की एग्जाम्पल से डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ब्यूटेन भी आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और ये 4 कार्बन वाला अल्केन है। तो आप इसके 2 आइसोमर्स पॉसिबल हैं, देखते हैं वो कौन से हैं जी। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है जी कि आप स्ट्रेट चेन बनाएं। तो आपने चारों कार्बन को स्ट्रेट चेन बनाया और आपने तमाम कार्बन की वैलेंसियों को पूरा कर दिया। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सही है या नहीं। तो 4 कार्बन आपको नजर आ रहे हैं और 3 और 2 5 और उसके बाद फिर 5 10 हाइड्रोजन है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले के हिसाब से ये आपने सही ड्रॉ किया है जी। और ये क्या है जी, आपका एन ब्यूटेन है। और दूसरा तरीका क्या है जी कि आप चेन को शॉर्ट करें और एक कार्बन को एज अ ब्रांच ले लें। तो ब्रांच के लिए इसे सेकंड पोजीशन पे लगाना पड़ेगा। तो ये कंपाउंड क्या कहलाता है, ये आपका आइसोब्यूटेन कहलाता है। या लॉन्ग चेन आपकी क्या कहलाएगी, प्रोपेन कहलाएगी। और सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन कहलाएगा। कार्बन गिने जी, 4 कार्बन नजर आ रहे हैं और ये 3 3 2 6 3 3 9 और 1 10। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है जी, इन दोनों का सेम है। और फर्क क्या है, इनकी चेन में फर्क है जी कि ये चेन के अंदर ये स्ट्रेट चेन है और इसके अंदर 4 कार्बन चेन के मेंबर्स हैं और यहाँ पर चेन क्या हो गई जी, शॉर्ट हो गई। और उसके अंदर कितने मेंबर्स बचे, 3 मेंबर बचे और एक मेंबर क्या हो गया जी, चेन का सब्स्टिट्यूएंट बन गया, चेन की ब्रांच बन गया। तो ये आपने क्या देखा जी, तो ये आपने आइसोमेरिज्म को पढ़ा। और किस किस्म का आइसोमेरिज्म को पढ़ा जी, चेन आइसोमेरिज्म को पढ़ा, कि जिसके अंदर आपने ये पढ़ा जी कि कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन फर्क किसके अंदर होगा, फर्क होगा चेन के अंदर। तो चेन या तो ब्रांच होगी या आपकी अनब्रांच होगी, जिसकी वजह से जो कंपाउंड्स होंगे उनका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो क्या हो जाएगा जी, डिफरेंट हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएंगे, ये आपके चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। और ये फिनोमिना क्या कहलाएगा, ये फिनोमिना आपका चेन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। अच्छा जी, दूसरी किस्म की आइसोमेरिज्म पढ़ने जा रहे हैं और ये जो आइसोमेरिज्म है ये कहलाती है जी पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होती है, इसको हम देखते हैं जी। डेफिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म की आपके सामने है। एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड। तो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन डबल बॉन्ड की या ट्रिपल बॉन्ड की या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में फर्क हो, तो ऐसे आइसोमर्स क्या कहलाते हैं, पोजीशन आइसोमर्स कहलाते हैं। और ये फिनोमिना क्या कहलाता है, ये फिनोमिना कहलाता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो वो सारे के सारे कंपाउंड्स कि जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप तो सेम हो या सिर्फ डबल बॉन्ड मौजूद हो या सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो लेकिन उनकी पोजीशन डिफरेंट हो। डबल बॉन्ड 1 कार्बन पे हो, कहीं आपका डबल बॉन्ड 2 कार्बन पे नजर आ रहा हो, कहीं फंक्शनल ग्रुप आपको 1 कार्बन पे नजर आए, कहीं फंक्शनल ग्रुप आपको 2 कार्बन पे नजर आए। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके पोजीशन आइसोमर्स कहलाते हैं कि फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या होती है जी, मुख्तलिफ होती है। तो ये आइसोमर्स पोजीशन आइसोमर्स कहलाते हैं और ये फिनोमिना क्या कहलाता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाता है। इसको एग्जाम्पल से हम डिस्कस करेंगे और जो हम एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी ब्यूटीन। और ब्यूटीन आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होता है जी। तो फॉर्मूला इसका क्या है जी, C4H8 है, क्योंकि आप जानते हैं जी अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। तो क्योंकि n आपका 4 है तो 2n क्या हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा। और एक डबल बॉन्ड इसकी चेन के अंदर मौजूद है। तो जो पहली पॉसिबिलिटी है वो क्या है जी कि आपने ये डबल बॉन्ड है जी ये कार्बन नंबर 1 पर लगाया, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका 1 ब्यूटीन कहलाएगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी है जी कि ये डबल बॉन्ड आप कहाँ पे लगा दें, कार्बन नंबर 2 पे लगा दें। तो अगर इसको कार्बन नंबर 2 पे लगाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका 2 ब्यूटीन कहलाएगा। तो ये आपके क्या है जी, ये आपके ब्यूटीन के आइसोमर्स हैं। और ये किस किस्म के आइसोमर्स हैं, बेसिकली ये पोजीशन आइसोमर्स हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है जी, चेंज है। तो इसमें आपको क्या नजर आ रहा है जी, डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान है। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या लिखी जाती है, जो छोटी नंबर होता है वो पोजीशन लिखी जाती है, इसलिए आपने क्या लिखा, इसको 1 ब्यूटीन लिखा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है जी कि डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के दरमियान है, तो जो छोटा नंबर है उसको लिखा जाता है। तो इसका मतलब है डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या लिखी जाएगी जी, 2 लिखी जाएगी। तो ये ब्यूटीन के 2 आइसोमर्स आपके सामने हैं
और ये जो दो आइसोमर्स है ये क्या कहलाते हैं, ये आपके पोजीशन आइसोमर्स कहलाते हैं। और इन्हें पोजीशन आइसोमर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है। एक और एग्जांपल से इसको डिस्कस करते हैं। और अब ये जो आपके पास आइसोमर्स मैं बनाने जा रहा हूँ ये प्रोपेनॉल के आइसोमर्स हैं। तो प्रोपेनॉल से आपको वाज़ेह हो गया होगा जी कि फंक्शनल ग्रुप क्या है जी, OH है। और प्रोपेनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है जी, C3H8O। तो ज़रा फार्मूले आप ज़रा याद रख लीजिएगा, क्योंकि आइसोमेरिज्म के अंदर आपको एक तो फार्मूले याद रखने पड़ते हैं जी, और दूसरा ये कि मुख्तलिफ स्ट्रक्चरल फार्मूले भी, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूले और स्ट्रक्चर फार्मूले दोनों को याद रखना पड़ता है। तो इस तरह अपने दिमाग में रखिएगा जी। तो प्रोपेनॉल बनाने जा रहा हूँ, तो प्रोपेनॉल का मतलब कि पहले 3 कार्बन ड्रॉ करें, और 3 कार्बन ड्रॉ करने के बाद आप किसी एक कार्बन पे आपको OH लगाना पड़ेगा। तो 2 पॉसिबिलिटी है, इसको हम देखते हैं जी। तो ये मैंने प्रोपेनॉल ड्रॉ किया, यानी 3 कार्बन बनाए और प्रोपेन बनाया था, और प्रोपेन का यहाँ पे भी अगर ये OH नहीं होता तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होते, एक हाइड्रोजन हटाया और पहले ही कार्बन पे मैंने क्या लगा दिया, OH लगा दिया। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका 1 प्रोपेनॉल कहलाएगा, जो आयोपेक सिस्टम के तहत नाम है। या इसको आप क्या कहेंगे जी, प्रोपाइल अल्कोहल कहेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है जी कि ये OH ग्रुप में कहाँ पे लगा दूँ, कार्बन नंबर 2 पे लगा दूँ। तो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन 3 ही हो जाएंगे, और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा जी, कम हो जाएगा। तो ये अब आपने क्या देखा जी, ये आपका 2 प्रोपेनॉल हो गया जी। तो 3 कार्बन बनाए हैं और सेकंड कार्बन में आपने क्या लगा दिया है, OH लगा दिया। तो ये क्या कहलाता है, 2 प्रोपेनॉल कहलाता है, या ये क्या कहलाता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहलाता है जी। अब आप ये देखिए क्या ये फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप गिने जी, तो आपको ये 3 कार्बन इसमें भी नजर आ रहे हैं, और 3 कार्बन आपको इसके अंदर भी नजर आ रहे हैं। एक ऑक्सीजन आपको नजर आ रहा है, एक ऑक्सीजन आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है। हाइड्रोजन गिन लीजिए, तो 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8, और यहाँ पे 3 और 1 4 और 1 5 और 5 और 3 8। तो ये फार्मूला क्या हो रहा है जी, फार्मूला सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब है ये दोनों क्या है जी, आपस में आइसोमर्स हैं। और ये किस किस्म के आइसोमर्स हैं जी, ये आपकी पोजीशन आइसोमर्स हैं, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है, जो आपका हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर इस कंपाउंड के अंदर उसकी पोजीशन 1 है, जबकि इस कंपाउंड के अंदर उसकी पोजीशन क्या है जी, 2 है। तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का वेरी होना, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन का वेरी होना, हाँ अलबत्ता मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका सेम रहे, तो इस किस्म के आइसोमर्स क्या कहलाते हैं, आपके पोजीशन आइसोमर्स कहलाते हैं। अच्छा जी, तीसरे किस्म के आइसोमर्स पढ़ने जा रहे हैं, और ये जो आइसोमर्स हैं ये क्या कहलाते हैं, या कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाते हैं, या ये फिनोमिना क्या कहलाता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाता है जी। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अब आपके सामने है। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट, यानी एटम्स की चेन के अंदर अरेंजमेंट इस तरह से हो कि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, तो ये क्या कहलाएंगे, ये आपके फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाएगा ये फिनोमिना। और वो जो कंपाउंड है वो आपस में क्या कहलाएंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाएंगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने के साथ जो एटम्स हैं वो भी सेम होने चाहिए, यानी ऑक्सीजन ही, दोनों के अंदर ऑक्सीजन ही हो, ऐसा ना हो कि एक के अंदर ऑक्सीजन एक के अंदर नाइट्रोजन हो, ठीक है जी। तो दोनों के अंदर एटम्स भी सेम होने चाहिए। हाँ, उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होगी, और अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या कहलाएंगे, ये आपके कंपाउंड्स फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाएंगे। और ये फिनोमिना क्या कहलाएगा, ये फिनोमिना आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाएगा। तो एग्जांपल से इस बात को डिस्कस करते हैं ताकि ये बात आपकी समझ में आ जाए। और मैं एग्जांपल डिस्कस करने जा रहा हूँ, मैं बनाने जा रहा हूँ जी आइसोमर्स C2H6O के। अच्छा, जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा जी कि ये क्या है, तो ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये आपके सैचुरेटेड कंपाउंड का है जी। C2H6O का मतलब ये है कि ये CnH2n को H2n+2 को फॉलो कर रहा है, कि C का है जी 2 है और N का है जी 2 है, तो 2N क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे H4 नहीं है बल्कि क्या है जी H6 है। तो इसका मतलब ये है कि 2 पॉसिबिलिटीज हैं, जरा इस बात को ख्याल रखिएगा। ऑक्सीजन के साथ ये मैं समझने ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ताकि आप बड़े आराम से फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के जो 2 फंक्शनल ग्रुप है उनके दरमियान आइडेंटिफिकेशन को कर सकें। इस एग्जाम्पल में और अगले एग्जाम्पल में आपको बड़े आराम से फर्क समझ में आ जाएगा।
तो ऑक्सीजन अगर मौजूद हो और आपसे कहा जाए जी कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बनाने हैं जी, तो अब आप ये देखिए जी कि जो हाइड्रोकार्बन बचा, ऑक्सीजन को हटा के जो हाइड्रोकार्बन बच रहा है, क्या वो सैचुरेटेड है या वो अनसैचुरेटेड है। अगर वो सैचुरेटेड है तो उसका मतलब है उसका फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2, जिस तरह यहाँ पे आपको वाज़ेह हो रहा है। और अगर वो अनसैचुरेटेड तो क्या होगा, फॉर्मूला CnH2n होगा। तो यहाँ पे अगर ये सैचुरेटेड है तो दो फंक्शनल ग्रुप पॉसिबल है। नंबर 1 क्या है जी, अल्कोहल है, और नंबर 2 क्या है जी, ईथर है। ठीक है जी। तो इसको अभी मैं एग्जाम्पल आपको बना के दिखाता हूँ ताकि ये बात आपको समझ में आ जाएगी। तो ये जो पहली पॉसिबिलिटी है, ये पहली पॉसिबिलिटी क्या है जी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो और चेन के अंदर हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके आ जाए, क्योंकि हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट होता है। ठीक है जी। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका इथेनॉल कहलाएगा, या इसको क्या कहते हैं, इथाइल अल्कोहल कहते हैं। आप इसके अंदर कार्बन चेक कर लें जी, तो 2 कार्बन आपको नजर आ रहे हैं, 1 ऑक्सीजन आपको नजर आ रहा है, और 3, 2, 5 और 1 आपको हाइड्रोजन नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है जी कि जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसके हिसाब से जो आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है वो सही ड्रॉ किया है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है, इस ऑक्सीजन को आपने हाइड्रोजन के साथ मिला के हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप माना है। जो दूसरी पॉसिबिलिटी है जी, वो दूसरी पॉसिबिलिटी है जी कि ऑक्सीजन के अराउंड आप क्या कर लें जी, चेन बना दें। ये दो जो कार्बन आपको नजर आ रहे हैं, ये दोनों कार्बन आप अतराफ में लगा दें, तो ये क्या कहलाता है, ये आपकी लिंकेज है, और ये क्या कहलाता है, ये आपका ईथर कहलाता है। आप ये देखें जी कि आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के हिसाब से ये स्ट्रक्चर सही बनाया है। तो अभी देख लेते हैं जी कि 2 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, और 3 और 3 6 हाइड्रोजन है, यानी C2H6O को इथेनॉल भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये ईथर भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर कोई गलती नहीं है। हाँ, इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप अलग है। इस कंपाउंड के अंदर आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कोहल है, और इस कंपाउंड के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है जी, ईथर है। तो इस ईथर का नाम क्या है जी, मिथॉक्सी मीथेन है, या इसको क्या कहते हैं जी, डाई मिथाइल ईथर कहते हैं। तो ये जो 2 कंपाउंड अब आपके सामने हैं, इसके अंदर जो पहला कंपाउंड है उसके अंदर हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है, जो दूसरा कंपाउंड है उसके अंदर क्या है जी, ईथर फंक्शनल ग्रुप है। तो आपने क्या देखा कि इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, लेकिन इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। तो ये क्या कहलाते हैं, ये आपके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाते हैं। और ये फिनोमेना क्या कहलाता है, ये फिनोमेना फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाता है। और एक मैंने आपको हिंट बताई है जी कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर अगर आपको ड्रॉ करने के लिए कहे जाएं और ऑक्सीजन लिखा हो, तो आप ये देखिए जी कि ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोकार्बन लगा हुआ है वो सैचुरेटेड इन नेचर है, ये अनसैचुरेटेड इन नेचर है। अगर वो सैचुरेटेड इन नेचर है तो जो 2 पॉसिबल आइसोमर्स हैं वो अल्कोहल और ईथर है। ठीक है जी। अब मैं दूसरी एग्जांपल डिस्कस करूंगा। और अगर वो अनसैचुरेटेड इन नेचर हो, ये अनसैचुरेटेड इन नेचर है, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या है जी अनसैचुरेशन का जी, CnH2n। सैचुरेटेड का फॉर्मूला क्या था जी, CnH2n+2। तो यहाँ पे आप देखें H2n+2 नहीं है, बल्कि C क्या है जी, N क्या है जी 3, और H क्या है जी 2n। तो देखिए ये अनसैचुरेटेड इन नेचर है ऑक्सीजन के साथ, तो ये कभी भी अल्कोहल और ईथर में कन्वर्ट नहीं होंगे, बल्कि इनका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो कार्बोनाइल कार्बन पे बेस करेगा, और ये क्या होंगे जी, एल्डिहाइड और कीटोन होंगे। तो इस बात का आप बहुत ख्याल रखें जी, जो मैंने आपको हिंट दी है उससे आपके लिए इस फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को काबू करना बहुत आसान हो जाएगा जी। तो ये आपने क्या देखा, ये आपने कार्बोनाइल कार्बन बनाया, और कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ आपने तमाम कार्बन लगा दिए, क्योंकि 3 कार्बन लगाने हैं। तो एक कार्बन तो कार्बोनाइल कार्बन के साथ आ गया, 2 कार्बन बचे वो आपने एक तरफ लगा दिए, और एक तरफ आपने क्या किया जी, हाइड्रोजन लगा के इसकी पोजीशन को क्या कर दिया, लॉक कर दिया। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, और ये 3 कार्बन की वजह से क्या कहलाएगा, प्रोपेनॉल कहलाएगा, प्रोपेनाल कहलाएगा। और इसका जो कॉमन नेम है वो प्रोपायन एल्डिहाइड है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है जी कि कार्बोनाइल कार्बन को आप बीच में लेके आ जाइए और उसके दोनों तरफ आप बच जाने वाले कार्बन लगाइए। तो ये क्या है जी, फंक्शनल ग्रुप ये क्या हो गया जी, कीटोनिक हो गया। और ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, ये आपका 2 प्रोपेनॉन कहलाएगा, और इस कंपाउंड को कॉमनली क्या कहते हैं जी, एसीटोन भी कहते हैं जी। तो अगर अनसैचुरेशन, अगर ऑक्सीजन के साथ आपको हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है जी कि जो 2 पॉसिबल आइसोमर्स हैं, फंक्शनल ग्रुप जो 2 पॉसिबल हैं वो क्या है जी, एक एल्डिहाइड है और दूसरा क्या है जी, दूसरा आपका कीटोन है। एक बार जरा चेक कर लें कि क्या ये दोनों इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मैं कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को गिन लेता हूँ।
तो आपने क्या देखा जी, 1 2 3 कार्बन नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर भी आपको 3 कार्बन वाजे नजर आ रहे हैं, यहाँ पर भी आपको एक ऑक्सीजन नजर आ रहा है, यहाँ पर भी आपको एक ऑक्सीजन नजर आ रहा है। हाइड्रोजन को गिन लेते हैं जी, तो 3 और 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन, और ये 3 और 3 6 हाइड्रोजन। तो इसका मतलब है मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों कंपाउंड्स क्या कर रहे हैं जी, सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन दोनों कंपाउंड्स आपस में क्या है जी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। जो पहला कंपाउंड है उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है क्या है जी, वाइल्डिहाइड है, और जो दूसरा कंपाउंड है उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है जी, कीटोनिक है। तो ये दोनों कंपाउंड आपस में क्या है जी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। और ये फिनोमेना जिसके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंट हो, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ये फिनोमेना फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाता है। अच्छा जी, चौथी किस्म के आइसोमेरिज्म डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो जी मेटामेरिज्म। और इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि मेटामेरिज्म सिर्फ और सिर्फ ईथर के अंदर होती है। ये क्या होती है इसको हम देखते हैं जी। तो मेटामेरिज्म की डेफिनेशन अब आपके सामने है, और लिखा है जी, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम फंक्शनल ग्रुप। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, बट डिफरेंट अल्काइल रेडिकल इज अटैच विद डाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम। लेकिन ऑक्सीजन एटम के दरमियान जो आपका ईथर होता है, तो ईथर के अंदर क्या होता है, बीच के अंदर ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन से जो लिंक करती हुई जो चेन होंगी, वो चेन क्या होंगी जी, वो चेन मुख्तलिफ होंगी। तो उसकी वजह से ये फिनोमिना क्या कहलाएगा, ये फिनोमिना मेटामेरिज्म कहलाएगा। और वो जो आइसोमर्स है वो क्या कहलाएंगे, वो आपके मेटामर्स कहलाएंगे जी। तो कंपाउंड्स that have same molecular formula and they have same functional group and it is ether functionality, but they have different alkyl radical around divalent oxygen atom, so this phenomena is known as metamerism। तो इसको ईथर की एग्जांपल से हम डिस्कस करते हैं जी। और देखिए जो ईथर है जी, C4H10, तो 4 कार्बन वाला आपको ईथर बनाना है, ठीक है जी। तो अब आपने क्या किया जी, अब ऑक्सीजन को आप बीच में रखें, और जो पहली पॉसिबिलिटी है जी कि आप इस कार्बन के 2 टुकड़े करें, इसको आधा आधा डिवाइड करें और दोनों तरफ 2 2 कार्बन लगा दें। तो जो पहली पॉसिबिलिटी है वो ये है जी कि आपने ऑक्सीजन के दोनों तरफ यकसा कार्बन लगा दिए जी। तो यहाँ पे भी इथाइल ग्रुप लगा दिया, और यहाँ पर भी आपने इथाइल रेडिकल लगा दिया। तो इस आयुर्वेद सिस्टम के तहत नाम क्या है जी, इथॉक्सी इथेन। ये क्या कहलाएगा, डाई इथाइल ईथर कहलाएगा। तो ये पहली पॉसिबिलिटी है। कार्बन गिन ले, कार्बन आपके 4 हैं, हाइड्रोजन आपको 10 वाजे हैं, और एक ऑक्सीजन है जी। जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो ये है जी कि आप एक तरफ 3 कार्बन लगाएं और एक तरफ आप 1 कार्बन लगाएं। तो ये मैंने दूसरी पॉसिबिलिटी पॉसिबल है जी कि आपने एक तरफ 3 कार्बन लगा दिए और दूसरी तरफ आपने क्या किया जी कि आपने 3 कार्बन लगा दिए। तो ये क्या हो गया, ये आपका मिथाइल हो गया, ये आपका प्रोपाइल हो गया। तो कॉमन नेम इसका क्या हो गया जी, मिथाइल प्रोपाइल ईथर हो गया। और आयुर्वेद सिस्टम के तहत इसका नाम क्या हो गया, मेथॉक्सी प्रोपेन हो गया। तो अब आप ये देखें जी, कार्बन अब आपको यहाँ पे 4 नजर आ रहे हैं। आप हाइड्रोजन को गिनिए जी, तो 3 और 2 5, और ये दोबारा 5 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन 1 है जी। तो दोनों का क्या है जी, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है जी, सेम है। लेकिन दोनों के अंदर आपने क्या देखा जी कि यहाँ पे ऑक्सीजन के अराउंड जो कार्बन की चेन है उनके दोनों के अंदर 2 2 मेंबर्स हैं। लेकिन यहाँ पे आपने क्या देखा जी कि लेफ्ट हैंड साइड पर कार्बन 1 कार्बन है, और राइट हैंड साइड पे क्या है जी 3 कार्बन है। तीसरा पॉसिबल आइसोमर भी इसका है, और वो पॉसिबिलिटी क्या है जी कि ये जो आपकी प्रोपेन है, ये जो आपको स्ट्रेट चेन नजर आ रही है, ये ब्रांच में कन्वर्ट हो जाए, यानी एल फॉर्म के अंदर आ जाएगी। तो ये तीसरी पॉसिबिलिटी आपके पास है जी। तो ये क्या कहलाता है, ये आपको कहलाता है 2-मिथॉक्सीप्रोपेन, या ये आपको मिथाइल नजर आ रहा है, और ये आपको क्या नजर आ रहा है, आइसोप्रोपाइल नजर आ रहा है। तो ये क्या कहलाता है, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर कहलाता है जी। तो आप यहाँ पे कार्बन को गिन ले, तो कार्बन आपको फिर वाजे तौर पे 4 नजर आ रहे हैं, एक ऑक्सीजन नजर आ रहा है, 3 3 और 3 9 और एक 10 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। तो तीनों जो कंपाउंड्स आपके सामने हैं, ये तीनों आपके ईथर्स हैं, और ये तीनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इन तीनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, लेकिन इन तीनों एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों है जी, क्योंकि तीनों के अंदर ऑक्सीजन के अराउंड अल्काइल रेडिकल मुख्तलिफ लगे हुए हैं। तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं, ये आपके मेटामर्स कहलाते हैं जी। आपने यहाँ पे क्या देखा जी कि डाइवेलेंट ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, 2 2 कार्बन वाली अल्काइल रेडिकल लगा हुआ है। इसमें आपने देखा क्या कि एक तरफ तो मिथाइल लगा हुआ है और एक तरफ प्रोपाइल लगा हुआ है। और इसमें आपने क्या देखा जी कि एक तरफ मिथाइल लगा हुआ है और एक तरफ क्या लगा हुआ है जी, आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है। तो दोनों ऑक्सीजन के अतराफ में चेन मुख्तलिफ है, ये अल्काइल रेडिकल मुख्तलिफ है, और इसी वजह से आप ये क्या कहलाते हैं, ये आपके कंपाउंड मेटामर्स कहलाते हैं।
और ये फिनोमेना क्या कहलाता है, ये फिनोमेना आपका मेटामेरिज्म कहलाता है जी। तो आपने आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है जी, आइसोमेरिज्म वो फिनोमेना होता है जी कि जिसके अंदर जो कंपाउंड्स हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर फार्मूला अगर चेन की की वजह से डिफरेंट हो तो आपकी चेन आइसोमेरिज्म कहलाता है। अगर डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो तो पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाता है। अगर फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो, एटम इस तरह से अरेंज हो कि फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाता है। और अगर ईथर्स के अंदर खासतौर पर मेटामेरिज्म होता है तो ईथर्स के अंदर अगर ऑक्सीजन के अराउंड डिफरेंट अल्काइल रेडिकल लगे हुए हों तो ये फिनोमेना क्या कहलाता है, मेटामेरिज्म कहलाता है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं और दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे जी, और ये है जी क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो अल्काइल हैलाइड को किस तरह से क्लासीफाई करते हैं हम ये देखते हैं जी। तो अल्काइल हैलाइड को क्लासीफाई करने का तरीका क्या है जी कि आप इसको कहते हैं जी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड या टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को आप 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं, सेकेंडरी को आप 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं, और टर्शरी को आप 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। तो ये 1 डिग्री और 2 डिग्री या 3 डिग्री या प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शरी क्या होते हैं, इसको हम देखते हैं। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं। तो ये डेफिनेशन अब आपके सामने है और यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि हेलो ग्रुप इज अटैच विद प्राइमरी अल्काइल रेडिकल। तो अगर हेलो ग्रुप प्राइमरी अल्काइल रेडिकल के साथ अटैच हो तो ये आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहलाता है जी। या भी कहें जी कि हेलो ग्रुप इज अटैच विद कार्बन एटम दैट इज अटैच विद 1 अल्काइल रेडिकल। तो प्राइमरी अल्काइल रेडिकल को पहचानते किस तरह है जी कि कार्बन के हेलो ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच हो, अगर उसके साथ सिर्फ एक कार्बन या उसके साथ सिर्फ एक कार्बन की चेन हो तो ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स कहलाते हैं। जनरल इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है जी, ये रिप्रेजेंटेशन अब आपके सामने है जी। तो कार्बन के साथ क्या मौजूद है जी, हेलो ग्रुप मौजूद है, और आपको क्या नजर आ रहा है कि इसके साथ सिर्फ एक तरफ कार्बन या कार्बन की चेन है जी। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल से इसको डिस्कस करते हैं। तो मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड ये इसकी एग्जाम्पल है जी। तो मिथाइल क्लोराइड में आपको क्या नजर आ रहा है जी कि क्लोराइड के पास सिर्फ एक ही कार्बन नजर आ रहा है, और यहाँ पे आपको क्लोराइड के पास क्या नजर आ रहा है जी, एक कार्बन की चेन नजर आ रही है जी। तो ये आपके क्या है जी, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। जो दूसरे हैं जी वो आपके सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहलाते हैं जी। और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड क्या है जी कि अगर हेलो ग्रुप सेकेंडरी अल्काइल रेडिकल के साथ अटैच हो तो वो आपके सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहलाते हैं। और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है जी कि हेलो ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच हो, अब उस कार्बन के दो तरफ अल्काइल रेडिकल्स हो। तो जनरल फॉर्मूला इसका क्या है जी कि अब आपने क्या देखा जी कि हेलो ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है, अब उसके एक तरफ कार्बन की चेन नहीं है बल्कि उसके दो तरफ कार्बन की चेन है, और यही वो वजह है कि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बचे हैं जी, एक हाइड्रोजन बचा है। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल अब आपके सामने है जी। तो ये दो एग्जाम्पल अब आपके सामने है, और ये आपका क्या है जी, आपका सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड है, क्या देखा आपने जी। और ये आपका क्या है जी, आपका ये आपका सेक ब्यूटाइल क्लोराइड है। आईयूपैक सिस्टम के तहत भी यहाँ पे नाम लिख के दिए गए हैं। तो आपने क्या देखा जी कि क्लोरो ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उस कार्बन के साथ एक कार्बन और अटैच है, और उस कार्बन के साथ एक कार्बन नहीं बल्कि दो कार्बन अटैच है। तो दो कार्बन या दो कार्बन की चेन का अटैच होना जिसकी वजह से इस कार्बन पर सिर्फ एक हाइड्रोजन रह जाता है जी। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहलाता है जी। यहाँ पे आप देखें जी, तो कार्बन के लेफ्ट पर एक कार्बन की चेन है, वो कार्बन जिसके साथ हेलो ग्रुप अटैच है उस कार्बन के लेफ्ट पर एक कार्बन की चेन है, और उसके बॉटम पर एक कार्बन है जी। तो दो तरफ कार्बन है या कार्बन की चेन है जिसकी वजह से एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे बचा। तो ये आपके क्या कहलाता है, ये आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहलाता है। जो तीसरी क्लासिफिकेशन है वो है जी टर्शरी अल्काइल हैलाइड। और टर्शरी अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं जी कि हेलो ग्रुप इज अटैच्ड विद टर्शरी अल्काइल रेडिकल। तो ये आपके टर्शरी अल्काइल हैलाइड कहलाते हैं जी। या भी कहें जी कि हेलो ग्रुप इज अटैच्ड विद द कार्बन
दैट इज अटैच विथ 3 अल्काइल रेडिकल, यानी तीनों संग में अगर अल्काइल रेडिकल लगे हुए हो तो ये आपके क्या कहलाते हैं, टर्शरी अल्काइल हाइलाइड्स कहलाते हैं जी। तो ये जनरल फॉर्मूला इसका आपके सामने है जी कि हेलो ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके लेफ्ट पर, उसके टॉप पर और उसके बॉटम पर क्या मौजूद है जी, अल्काइल रेडिकल मौजूद है जी। तो क्योंकि तीनों तरफ से ये ब्रांच बढ़ रही है, ये तीनों तरफ ब्रांचेस मौजूद है जी, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स कहलाते हैं जी। अच्छा जी, अब एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं और ये एग्जाम्पल अब आपके सामने है। एक आपका टरब्यूटाइल क्लोराइड है और दूसरा आपका टरपेंटाइल क्लोराइड है। तो टर्शरी कहते हैं जी कि कार्बन जिसके साथ क्लोरो ग्रुप अटैच है उसके लेफ्ट पर एक कार्बन लगा हुआ है, उसके ऊपर एक कार्बन लगा हुआ है और उसके नीचे एक कार्बन लगा हुआ है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका, और उसकी वजह से इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं बचा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, टरब्यूटाइल क्लोराइड कहलाएगा। या इसका आईयूपैक्स सिस्टम के तहत नाम लिखना चाहें तो लॉन्ग चेन आपकी क्या है जी, प्रोपेन है और सेकंड पोजीशन पे क्लोरो भी लगा हुआ है, सेकंड पोजीशन में मिथाइल भी लगा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन कहलाएगा। टरपेंटाइल क्लोराइड को देखते हैं जी। तो कार्बन जिसके साथ हेलो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसके लेफ्ट पर कार्बन की चेन नजर आ रही है आपको, उसके ऊपर भी कार्बन नजर आ रहा है, उसके नीचे भी कार्बन नजर आ रहा है और कुल 5 कार्बन है, तो ये क्या कहलाता है, टरपेंटाइल क्लोराइड कहलाता है। अगर लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करें तो लॉन्ग चेन आपकी क्या है जी, ब्यूटेन है और सेकंड पे मिथाइल और सेकंड पे क्लोरो लगा हुआ है, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका आईयूपैक्स सिस्टम के तहत नाम है। तो ये तमाम चीजें हम आईयूपैक्स सिस्टम के अंदर भी डिटेल के अंदर सीख चुके हैं। अच्छा जी, बिल्कुल जिस तरह आपने अल्काइल हैलाइड की क्लासिफिकेशन की है, बिल्कुल उसी तरह अल्कोहल की भी क्लासिफिकेशन होती है, तो इसको भी जरा हम देख लेते हैं जी। तो अल्कोहल भी क्लासिफाई होते हैं टू प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल क्या होते हैं जी, प्राइमरी अल्कोहल वो होते हैं जी कि जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्राइमरी अल्काइल रेडिकल के साथ अटैच हो। और प्राइमरी अल्काइल रेडिकल क्या होता है जी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो अब एक कार्बन या एक कार्बन की चेन के साथ अटैच होगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा जी। तो ये आपने क्या देखा जी कि OH जिस कार्बन के साथ अटैच है, ये एग्जाम्पल आपके पास आ गई। तो OH जिस कार्बन के साथ अटैच है उस कार्बन के सिर्फ एक तरफ कार्बन या कार्बन की चेन आपको नजर आ रही है जी, तो ये आपकी क्या है जी, ये आपके प्राइमरी अल्कोहल्स हैं। तो मिथाइल अल्कोहल या मिथानॉल और इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल ये प्राइमरी अल्कोहल्स की एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा जी, सेकेंडरी अल्कोहल की बात करने जा रहे हैं जी। तो सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है जी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच विद सेकेंडरी अल्काइल रेडिकल। तो अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेकेंडरी अल्काइल रेडिकल के साथ अटैच हो, और सेकेंडरी अल्काइल रेडिकल क्या होता है जी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके पास अब दो तरफ से कार्बन या दो तरफ कार्बन की चेन हो या दो अल्काइल रेडिकल मौजूद हो, तो ये क्या कहलाता है, ये आपका सेकेंडरी अल्काइल रेडिकल कहलाता है जी। तो ये सेकेंडरी अल्काइल रेडिकल अब आपके सामने है, जनरल फॉर्मूला आपको हमने दिखाया जी और ये उसकी एग्जाम्पल्स हैं जी। तो ये सेकेंडरी अल्काइल रेडिकल इसकी क्यों कह रहे हैं जी, तो आपने क्या देखा जी, इसके लेफ्ट भी आपको कार्बन की चेन नजर आ रही है और इसके राइट पे भी आपको अल्काइल रेडिकल नजर आ रहा है, तो दो तरफ अल्काइल रेडिकल, इसमें ये सेकेंडरी कहलाएगा। और एग्जाम्पल्स में भी आप देख लें जी, ये आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, सॉरी ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है और ये सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल है और आईयूपैक्स सिस्टम के तहत भी इनके नाम दिए हुए हैं 2 प्रोपेनॉल और 2 ब्यूटेनॉल। तो प्रोपाइल अल्कोहल के अंदर आपने क्या देखा जी कि OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो मजीद दो कार्बन के साथ अटैच है और इस तरह ब्यूटाइल में भी आपने देखा जी कि लेफ्ट हैंड साइड पे एक कार्बन की चेन है और बॉटम पे एक कार्बन मौजूद है जी। तो क्योंकि कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच है, उस कार्बन के दो तरफ कार्बन या कार्बन की चेन है, इसलिए ये क्या कहलाता है, सेकेंडरी अल्कोहल कहलाता है। जो तीसरी क्लासिफिकेशन है वो है जी टर्शरी अल्कोहल। और टर्शरी अल्कोहल क्या होते हैं जी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर टर्शरी अल्काइल रेडिकल के साथ अटैच है तो ये आपके टर्शरी अल्कोहल कहलाते हैं। या आप ये कहें जी कि हाइड्रो टर्शरी अल्काइल रेडिकल होता क्या है जी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो मजीद 3 अल्काइल रेडिकल के साथ अटैच हो, यानी उसके ऊपर, उसके नीचे और उसके लेफ्ट पर या उसके राइट पर अल्काइल रेडिकल मौजूद हो, कार्बन या कार्बन की चेन मौजूद हो, तो ये क्या कहलाता है, ये आपका टर्शरी अल्काइल अल्कोहल कहलाता है जी। तो ये अब आपके पास एग्जाम्पल अब आपके सामने है और जनरल रिप्रेजेंटेशन आपने देखी और ये आपने एग्जाम्पल्स देखी जी। तो आपने क्या देखा, लेफ्ट में भी आपको अल्काइल रेडिकल नजर आ रहा है, टॉप पे भी अल्काइल रेडिकल नजर आ रहा है, बॉटम पे भी अल्काइल रेडिकल नजर आ रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, टर्शरी अल्काइल अल्कोहल कहलाएगा। और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल और टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल अब आपके सामने है जी।
तो आपको तीन तरफ इस कार्बन के जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसके तीन तरफ आपको कार्बन नजर आ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? टर्शरी कहलाएगा, क्योंकि चार है तो ये क्या कहलाएगा? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल कहलाएगा। और यहाँ पे आपको लेफ्ट पे कार्बन की चेन नजर आ रही है, टॉप और बॉटम पे भी आपको कार्बन नजर आ रहे हैं, और कुल कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, तो ये क्या कहलाएगा? टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल कहलाएगा। तो जिस तरह आपने टर्शरी अल्काइल हैलाइड की बात की थी, बिल्कुल इस तरह जिस तरह आपने अल्काइल हैलाइड की क्लासिफिकेशन की बात की थी, बिल्कुल इस तरह आपने अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन करना सीखी। तो ये बड़ा आसान सा आर्टिकल है, इसको बड़े आराम से आप कवर कर सकते हैं जी। और जो आपने आयुपेक्स सिस्टम के तहत नोमेनक्लेचर करना सीखे हैं, तो लेकिन ना आपको ये आर्टिकल बहुत आराम से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप इन तमाम चीज़ों को एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल कर चुके हैं। और नाम लिखने में यकीनन अब आपको कोई दुश्वारी नहीं होगी, ना कॉमन नेम लिखने में, ना आयुपेक्स सिस्टम के तहत नाम लिखने में। और अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम है तो आप आयुपेक्स सिस्टम के तहत जो हमने नाम लिखना सीखे थे उन लेक्चर्स को आप क्या कीजिए? रिवाइज कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, अल्कोहल्स को आप क्लासिफाई करने का ये दूसरा तरीका है, और ये आज के लेक्चर का आखिरी आर्टिकल है जो हम पढ़ने जा रहे हैं जी। और ये तरीका क्या है जी कि आप नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बेस पर इनको क्लासिफाई करें। तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बेस पे अगर आप इनको क्लासिफाई करेंगे तो तीन तरीके से क्लासिफाई होता है जी: मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो मोनो का मतलब है जी एक, और डाई का मतलब है दो, और ट्राई का मतलब है तीन, और हाइड्रिक का मतलब है OH फंक्शनल ग्रुप का मौजूद होना। तो यहाँ पे तो आपको नाम से ही बड़ा वाज़ेह हो गया होगा कि मोनोहाइड्रिक का मतलब ये है जी कि चेन के अंदर एक OH ग्रुप मौजूद हो, और डाइहाइड्रिक का मतलब है कि चेन के अंदर दो OH ग्रुप मौजूद हो, और ट्राइहाइड्रिक का मतलब है कि चेन के अंदर तीन OH ग्रुप मौजूद हो। तो ये अल्कोहल की दूसरी तरीके से क्लासिफिकेशन है, इसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं जी। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होते हैं जी? इफ ओनली वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड विद हाइड्रोकार्बन चेन देन इट इज नोन एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो एग्जांपल अब आपके सामने है, तो मिथानॉल और इथेनॉल सिंपल इसकी एग्जांपल है। और इनकी आपने ये जो आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी है जी, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल, ये भी क्लासिफिकेशन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की होती है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक की जो क्लासिफिकेशन है वो 1, 2 और 3 डिग्री के तहत नहीं होती। सिर्फ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, यानी सिर्फ एक OH ग्रुप लगा हो तो फिर आप इन्हें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के अंदर कैटेगराइज करते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, जो आपने पीछे क्लासिफिकेशन पढ़ी है अल्कोहल्स की, वो बेसिकली क्लासिफिकेशन थी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की, यानी चेन के अंदर एक OH ग्रुप मौजूद होगा। तो ये आपको एक OH ग्रुप नजर आ रहा है, यहाँ पे भी आपको एक OH ग्रुप नजर आ रहा है, तो ये आपके क्या कहलाते हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। हम स्टडी करने जा रहे हैं जी डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब क्या है जी? अगर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोकार्बन की चेन के साथ मौजूद हो तो ये क्या कहलाते हैं? डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। एग्जाम्पल अब आपके सामने है जी, और आपने क्या देखा जी? दो कार्बन है, और दो कार्बन में दोनों ही कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है जी। तो ये इसका कॉमन नेम है, इसको आप अपने दिमाग में बिठा लें, ये कहलाता है इथाइलिन ग्लाइकोल। इम्तिहान में ये बहुत आया हुआ है जी, तो ये इथाइलिन ग्लाइकोल कहलाता है जी। ये कॉमन नेम आपको याद रखना पड़ेगा। और अगर आप इसका आयुपेक्स सिस्टम के तहत नाम लिखें तो ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2, और दो कार्बन को क्या कहते हैं? इथेन कहते हैं, और दो OH की वजह से क्या कहेंगे? डायोल कहेंगे। तो 1,2 इथेन डायोल इस कंपाउंड का नाम है, जो कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। ये दूसरी एग्जाम्पल अब आपके सामने है, और इसके अंदर आपको क्या नजर आ रहे हैं? ये 3 कार्बन नजर आ रहे हैं, उसमें से जो 2 कार्बन है उस पर OH ग्रुप लगा हुआ है जी। तो इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है जो आपको याद रखना पड़ेगा वो है जी प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। और अगर आयुपेक्स सिस्टम की तहत आप इसका नाम लिखना चाहें तो ये 1 और 2 पर क्या लगा हुआ है? ओल लगा हुआ है, तो डायोल कहलाएगा, और 3 कार्बन की वजह से प्रोपेन। तो 1,2 प्रोपेन डायोल इस अल्कोहल का नाम है। और ये आपने डाइहाइड्रिक अल्कोहल पढ़े, और डाइहाइड्रिक अल्कोहल इन्हें क्यों कह रहे हैं जी? कि दोनों ही कंपाउंड्स के अंदर आपको दो हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप कार्बन की चेन पर नजर आ रही है। अच्छा, जो तीसरे किस्म की क्लासिफिकेशन है अल्कोहल्स की ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये आपके ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं, और ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल भी कहते हैं इनको आप। तो अगर 3 हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो ये आपके क्या कहलाते हैं? ये आपके ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं जी। एग्जाम्पल अब आपके सामने है, और ये जो फार्मूला है ये ग्लिसरीन कहलाती है। तो ग्लिसरीन का फार्मूला भी अब आपने दिमाग में रखें और इम्तिहान के लिए इसे याद कीजिए।
नहीं तो अगर आप आयोपेक सिस्टम के तहत इसका नाम लिखें तो ये 3 कार्बन की वजह से इसको प्रोपेन कहेंगे, और 1,2,3 पोजीशन पे 3 दफ़ा तो ट्राई कहेंगे, ओल लगा हुआ है तो 1,2,3 प्रोपेन ट्रायोल इसका आयोपेक सिस्टम के तहत नाम है। और इसको आप ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कार्बन की चेन पर आपको 3 OH ग्रुप वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा आज का लेक्चर था, और इस चैप्टर का ये आखिरी लेक्चर था जी। और अल्लाह के फजल करम से आज आपने चैप्टर नंबर 6 भी मुकम्मल कर लिया। तो जो आज का लेक्चर था उसके अंदर आपने आइसोमेरिज्म को डिस्कस किया, और आइसोमेरिज्म की टाइप्स को बड़े डिटेल के अंदर डिस्कस किया, और उसके बाद चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 के कुछ आर्टिकल्स डिस्कस किए, और क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल आपने करना सीख ली। अब एग्जाम्स के अंदर ये सवाल किस तरह से आए हुए हैं इसको हम देखते हैं जी। तो पहले सवाल तो ये आया हुआ है जी, डिफाइन आइसोमेरिज्म, गिव इट्स टाइप्स विद एग्जांपल्स। तो इसका मतलब सारी ही टाइप्स आपने डिस्कस करनी है जी। तो इसका जवाब आप कैसे देंगे जी? ये डिटेल क्वेश्चन है आपका। तो इसका जवाब कैसे देंगे कि पहले आपने आइसोमेरिज्म को डिफाइन किया, उसके बाद आपने आइसोमेरिज्म की तमाम टाइप्स को एक बार लिख दिया कि आइसोमेरिज्म की कितनी टाइप्स हैं। अगर इम्तिहान में आ जाए किसी एक टाइप को डिस्कस करें तो फिर आप एक टाइप को डिस्कस कीजिएगा, लेकिन क्योंकि इस सवाल के अंदर वो कह रहा है गिव इट्स टाइप्स, तो उसका मतलब आपको फिर सारी डिस्कस करनी पड़ेंगी। आपने चेन आइसोमेरिज्म को डिस्कस किया और आप एग्जाम्पल्स को देंगे। देखिए, इस बात का ख्याल रखिएगा, स्टूडेंट गलती क्या करता है जी कि वो एग्जाम्पल को, देखिए दोनों एग्जाम्पल आप लिखेंगे तो ये एक एग्जाम्पल कंसिडर होगी। आइसोमेरिज्म क्या है जी कि आपने 2 कंपाउंड्स बना के दिखाने हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो। तो आपने कम से कम 2 स्ट्रक्चर तो एक ही कंपाउंड के लाजमी ड्रॉ करने हैं। स्टूडेंट क्या करता है, सिर्फ एक एग्जाम्पल दे देता है जी। देखिए, अगर आप एक एग्जाम्पल देंगे तो आइसोमेरिज्म की एग्जाम्पल तो नहीं हुई ना वो। एक आइसोमर्स का मतलब ही क्या है जी कि कम से कम 2 स्ट्रक्चर तो ड्रॉ करो कि जिसके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। तो ये अपने ऊपर आप लाजिम बनाए जी कि इन सवालात के अंदर जब आप एग्जाम्पल दें तो आप ये जो एग्जाम्पल है जी तो कम से कम 2 स्ट्रक्चर ज़रूर ड्रॉ करें। अगर 3 ड्रॉ, अगर किसी के 3 हैं और 3 ड्रॉ नहीं बैठे तो आपको तीनों ही चाहिए, क्योंकि उसूल ये होता है जी कि ऑल पॉसिबल आइसोमर्स आप ड्रॉ करके दिखाएं। लेकिन अगर आप 3 ना बना सके तो कम से कम 2 तो बनाए। देखिए, एक से या काम नहीं चलेगा, और आपको यहाँ पे अगर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। स्टूडेंट इम्तिहान में ये बहुत गलती करते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये बात क्लियर कर दी। तो चेन आइसोमेरिज्म आपने यहाँ पे लिखा, उसके बाद आपने पोजीशन आइसोमेरिज्म लिखा, और ब्यूटीन को आपने बना के दिखा दिया। दूसरी एग्जांपल आपको जो आपने डिस्कस की थी प्रोपेनॉल की, उसको बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आपने एक एग्जांपल डिस्कस कर दी, काफ़ी है जी। फिर आपने लिखा जी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, इसके अंदर भी हमने अगर याद हो तो 2 एग्जांपल डिस्कस की थी, आपने एक एग्जांपल डिस्कस करी, कोई अर्ज नहीं, आपको इम्तिहान में नंबर मिल जाएंगे, लेकिन ये 2 स्ट्रक्चर बनाना लाजमी है। और फाइनली फिर आपने क्या लिखा जी मेटामेरिज्म, और भी मेटामेरिज्म के ऑल पॉसिबल आपने आइसोमर्स ड्रॉ कर दिए। हाँ, एक रियायत हो सकती है जी कि आप दोनों सिस्टम के तहत नाम ना लिखें, किसी एक सिस्टम के तहत नाम लिख दें जी, तो ये आपका इस तरह सवाल को शॉर्ट कर सकते हैं। वरना आपने स्ट्रक्चर जितने भी पॉसिबल आइसोमर्स हैं उनको आप लाजमी ड्रॉ करके दिखाइए। तो ये पहला सवाल था जो आपने से मैंने डिस्कस किया कि सवाल आया था आइसोमेरिज्म को डिफाइन करें और उसकी टाइप्स को उसकी एग्जाम्पल के साथ लिखें जी। तो आपने तमाम टाइप्स को डिफाइन करना था और उनकी एग्जाम्पल के साथ आपने उसको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, और मेटामेरिज्म को डिफाइन करने के लिए कहा गया है और मेटामेरिज्म को आपने डिस्कस करना है। तो ठीक है, आपने मेटामेरिज्म को डिफाइन किया और मेटामेरिज्म के आपने क्या बना दिया जी, स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर दिया और उनके आपने आयोपेक सिस्टम के तहत नाम लिख दिए जी। तो ये आपका सवाल क्या हो जाएगा जी, मुकम्मल हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना और नाम लिखना ये इंतहाई अहम है इस सवाल के अंदर। ये तीसरा सवाल आपके सामने है और लिखा है जी कि आइसोमर्स को डिफाइन करें और आइसोमर्स की ज़रा एग्जाम्पल तो बताइए। तो आइसोमर्स क्या है जी, आइसोमर्स वो कंपाउंड्स हैं कि जिनका मॉलिक्यूलर मास का फार्मूला तो सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है जी, डिफरेंट होता है। तो आपस में क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं। तो जो आपके दिमाग में आए वो आप बना दें। सबसे आसान ब्यूटेन है, तो मैंने ब्यूटेन के आइसोमर्स बना के आपको दिखा दिए।
आप किसी और के आइसोमर्स भी इसके अंदर ड्रॉ कर सकते थे। चौथा सवाल आपके सामने है जी और लिखा हुआ है जी व्हाट आर अल्काइल हैलाइड्स, क्लासिफाई देम विद वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो आपने जब क्लासिफाई करे तो आपने दो एग्जाम्पल पढ़ी थी, लेकिन वो यहाँ पे कह रहे हैं जी एक एग्जाम्पल दे दो, तो आप एक एग्जाम्पल देंगे। तो ये ब्रीफ सवाल है, जो कुछ आपने पढ़ा है जी क्लासिफिकेशन के अंदर वो तमाम चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपने लिखा जी अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, वो आपने लिखा जी। तो अल्काइल हैलाइड्स दे आर द हैलो डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स फॉर्म बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन विद हेलो ग्रुप, हैविंग जनरल फार्मूला RX। ठीक है जी। तो ये हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव होते हैं और होता क्या है जी कि कार्बन का हाइड्रोजन निकल जाता है और उस हाइड्रोजन की जगह क्या आके लग जाता है जी, हेलो ग्रुप आके लग जाता है जी, और फार्मूला क्या बन जाता है RX बन जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं, अल्काइल हैलाइड्स कहलाते हैं जी। तो अगर आप इसको क्लासिफाई करें तो क्लासिफाई कर सकते हैं टू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। आपने प्राइमरी को डिफाइन किया और उसकी एग्जाम्पल आपने लिख दी। कम से कम एक सिस्टम के तहत आप कॉमन या आईयूपैक में से एक नाम से जरूर लिखिएगा। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को आपने उसको डिफाइन किया और उसकी एग्जाम्पल आपने लिखी। टर्शरी अल्काइल हैलाइड को आपने डिफाइन किया और उसकी एग्जाम्पल आपने लिखी। ये पांचवा सवाल है, इम्तिहान में आया हुआ है जी और लिखा हुआ है जी व्हाट आर अल्कोहल्स, क्लासिफाई मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को क्लासिफाई करने का मतलब ये नहीं पता लगा आपने डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक लिख दिया। मोनोहाइड्रिक का मतलब है जी क्लासिफाई करें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को, तो इसका मतलब ये है कि ये इनडायरेक्ट वे में आपसे पूछ रहे हैं जी कि आप 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्कस करें। तो ये कंफ्यूजन वाला सवाल था, तो इसमें आप गलती मत कीजिएगा। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को क्लासिफाई करने को कहा है, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को क्लासिफाई करने का मतलब ये है जी कि ऐसे अल्कोहल जिसके अंदर सिर्फ एक OH ग्रुप मौजूद हो, तो ऐसे अल्कोहल चेन की बुनियाद पर क्लासिफाई होंगे, यानी इनकी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी चेन बनेगी। तो अल्कोहल्स क्या होते हैं, इसको हमने डिफाइन किया। तो अल्कोहल दे आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स फॉर्म बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन विद OH ग्रुप एंड हैविंग जनरल फार्मूला ROH। तो जो आपका अल्केन्स होते हैं, जो चेन होती है उसका किसी एक कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाता है और वहाँ क्या आके लग जाता है, OH आके लग जाता है, इसकी वजह से फार्मूला क्या बन जाता है, ROH बन जाता है। तो ये आप क्या कहलाते हैं, अल्कोहल कहलाते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं जी, ये वो अल्कोहल होते हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल फंक्शन ग्रुप मौजूद होता है जी, तो ये आपके मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कहलाते हैं। और अगर आपको इसको क्लासिफाई करना है तो आप इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी फॉर्म के अंदर क्लासिफाई करते हैं जी। तो प्राइमरी अल्कोहल लिखा, उसकी एग्जाम्पल दी, टर्शरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में लिखा, उसकी एग्जाम्पल दी, और टर्शरी अल्कोहल के बारे में लिखा और उसकी एक एग्जाम्पल आपने दी। तो ये आपका सवाल क्या हो गया जी, मुकम्मल हो गया। तो ये हमारा आज का लेक्चर था और इस तरह मैंने आपको पहले बताया जी ये इस लेक्चर सीरीज़ का, या आप ये कह दीजिए कि चैप्टर नंबर 6 का ये आखिरी आर्टिकल था। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है जी केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो हमारी नेक्स्ट लेक्चर सीरीज है वो है जी केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम केमिकल प्रिपरेशंस और केमिकल रिएक्शंस सीखेंगे उन तमाम ही कंपाउंड्स के जिनके हमने नोमेनक्लेचर सीखे थे जी। तो ये हमारा दूसरा स्टेप होता है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 6 था वो तो थ्योरेटिकल आर्टिकल्स थे और कुछ बुनियादी बातें थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, कुछ फंडामेंटल्स बातें थी ताकि हमें इनमें अगर कोई प्रॉब्लम आती तो वो दूर हो जाए, इसलिए हमने चैप्टर नंबर 6 को पहले पढ़ लिया। नोमेनक्लेचर आप पहले से ही कर चुके हैं जी, जिसका यकीनन आपको फ़ायदा इस कोर्स के अंदर होगा। तो ये कोर्स इंशाअल्लाह स्टार्ट करेंगे द केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इसके अंदर ये बेसिकली इंतहाई कॉन्सेप्चुअल पार्ट है और इंतहाई अहम पार्ट है जी, क्योंकि ये 80% कोर्स आपका कवर करेगा। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट की बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट में से ये 80% कवर करेगा, और आईयूपैक सिस्टम के ऑफ नोमेनक्लेचर को मिलाते हुए इस कोर्स को करने के बाद आपका 100% सेक्शन बी कवर हो जाएगा। और सेक्शन जो सी है उसमें 2 सवाल आते हैं और हर सवाल के 3 पार्ट होते हैं, तो और सेक्शन तो आप उसमें से कम हर सवाल के 2 पार्ट करने के काबिल होंगे। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर सीरीज है और बहुत ध्यान से आपने इसको करना है,
असाइनमेंट्स और टेस्ट का इंतहाई ख्याल रखना है। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ने जा रहे हैं, जो असल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके पास आ रही है, जिसके अंदर अब आपको प्लेंटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस मिलेंगे, तो उन केमिकल रिएक्शन को संभालना, उन केमिकल रिएक्शन की प्रैक्टिस करना, ये आपके लिए इंतहाई अहम है। तो थोड़ा सा इस लेक्चर सीरीज़ को सीरियस लीजिएगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सेप्चुअल पार्ट ऑफ योर कोर्स। तो इंशाल्लाह ताला ये जो लेक्चर सीरीज़ है केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसके अंदर अब आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।